चैप्टर है पीजीबीपी और सम्स नंबर है बुक में इलस्ट्रेशन 22, दैट इज सीयू बीकॉम ऑनर्स 2008, सम्स नंबर 22। सीयू बीकॉम ऑनर्स 2008। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ, क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द टोटल इनकम, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ श्री रतन comma a resident individual for the assessment year 2024-25 comma relating to previous year 2023-24। पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम, क्योंकि इस सम में हम लोग को टोटल इनकम निकालना है या फिर अगर ग्रॉस टोटल इनकम भी निकालना है तो हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, क्योंकि सिर्फ बिजनेस वाला सम्स नहीं है। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहले हेड मेंशन कर देंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके अंदर लिख देंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो पीएल अकाउंट बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट है वो फिगर लेना है। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो कि क्वेश्चन से हम लोग को मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट दिया हुआ है 1,20,000। तो उसको कहां लिख देंगे, उसको हम लोग लिख देंगे सेकंड कॉलम में 1,20,000। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 1,20,000। इसमें लिखेंगे ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। जैसे देखो पीएल में सबसे पहले हम लोग को इनकम टैक्स दिख रहा है जो कि प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है। इनकम प्रोप्राइटर का है तो उसके ऊपर टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोप्राइटर का ही है। तो इनकम टैक्स क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है और इसको हमने बिजनेस पीएल में एक्सपेंस शो कर रखा है तो सरकार इसको अलाउ नहीं कर रहा है, इसको डिसअलाउ कर दिया। तो इनकम टैक्स का अमाउंट कितना दिया है, 8,500। ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है। उसके बाद कोई भी फाइन, कोई भी पेनल्टी जो हमने पे कर रखा है, एनी फाइन एनी पेनल्टी पेड टू एनी कंसर्न, तो फाइन्स पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को हमने फाइन या कोई पेनल्टी पे कर रखा है तो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। तो लिख देंगे फाइन्स पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट, ये भी हो जाएगा डिसअलाउड। इसका अमाउंट दिया हुआ है 12,000। सारा बातों को याद रखना है। कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन डिसअलाउड, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को डिसअलाउड कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिसअलाउड 8,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट या कोई भी प्रोविजन होता, कोई भी रिजर्व होता, डिसअलाउड हो जाता। क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर बी में डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स दिया है, इसलिए डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो 27,000 है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अगर एग्जाम में आईटी रूल्स वाला डेप्शन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब इसको अलाउड रखेंगे, पर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आईटी रूल्स का डेप्शन ना दिया रहे। अगर एग्जाम में डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स नहीं दिया रहेगा तब डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करेंगे, वो अलाउड रहेगा। बट ऐसा बहुत रेयर होगा कि नहीं दिया रहेगा, दिया ही रहेगा। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स दिया हुआ है इसलिए डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिसअलाउड,
डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स, मतलब अकाउंटिंग वाला जो डेप्रीशिएशन है, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया गया वो डिसअलाउड 27,000। डी से डोनेशन, किसी को भी डोनेशन देंगे डी से डिसअलाउड। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नंबर सी को कंसिडर करने के लिए 10,000 का हमने जो डोनेशन पे किया उसको थोड़ा सा ब्रेक करके दिखा देंगे। एक बार लिखेंगे डोनेशन टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, डोनेशन टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, जिसका अमाउंट है 8,000। फिर एक बार लिख देंगे डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड, डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड 2,000। तो पीएल में जो 10,000 का डोनेशन दिया है उसी का ये ब्रेक हम लोगों ने शो कर दिया, जो कि पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ था। इसके अलावा देखो पीएल में शो कर रहा है जीएसटी एक्सपेंस इनकर्ड। हम लोग पीएल में एक्सपेंस इनकर्ड लेते हैं, जिसके अंदर दो आइटम आता है, एक्सपेंसेस पेड एज वेल एज एक्सपेंसेस ड्यू बट येट नॉट पेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड लेते हैं पीएल में, तो 17,000 एक्सपेंस इनकर्ड है, जिसके अंदर एक्सपेंसेस पेड कितना है 5,000 और अनपेड कितना है 12,000। ये देखो 12,000 का पेमेंट कब हुआ है, 14 जुलाई में, बाद में हुआ है। तो 12,000 का पेमेंट क्योंकि देरी से हुआ है, बाद में हुआ है, 31 मार्च तक नहीं हुआ था, इसलिए वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो लिख देंगे एक्सपेंसेस सॉरी एक चीज और बताना था। देखो यहाँ पे 31 मार्च है, तो वहां से 3 महीने के बाद 12,000 का पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट होता है जीएसटी का, तो जीएसटी का क्वार्टरली पेमेंट होता है, तो 3 महीना बाद जो पेमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 12,000 पे कर दो। 17 में 12 पे के तो 5,000 पे नहीं किया है, तो जो पोर्शन अनपेड है वो डिसअलाउड हो जाएगा। 31 मार्च ईयर एंडिंग है, क्वार्टरली पेमेंट होता है जीएसटी का, तो वहां से 3 महीने के बाद जो पेमेंट का डेट आएगा, देखो अप्रैल, फिर मई, फिर जून, तो उसका जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट का किया कितना है 12,000 17,000 में, तो 5,000 जो अनपेड पोर्शन है वो डिसअलाउड हो जाएगा। वो 3 बात याद रखना है, वर्कर का वेजेस, सरकार का टैक्स और बैंक का इंटरेस्ट, टाइम पे नहीं किया तो डिसअलाउड। तो यहाँ पे 17,000 टोटल एक्सपेंस में कितना पेड है 12,000, तो अनपेड पोर्शन जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो जो 23 क्यों होगा, देखो ईयर एंडिंग कब हो रहा है 31 मार्च, तो उसका जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो कौन सा आएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में पे करते हैं, पहले तो सेल विल होगा फिर तो हम लोग जीएसटी पे करेंगे, क्लियर। तो वो 2024 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अनपेड जीएसटी। वो बुक में मिसप्रिंटिंग है, वो 2024 ही होगा। अनपेड पोर्शन जितना है जीएसटी का वो 5,000। इसके अलावा तुम देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउड है, एडवर्टीजमेंट बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउड है। इसके अलावा पॉइंट नंबर ई देख लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर पॉइंट नंबर ई, परचेज सिंगल डे में 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट पूरा का पूरा डिसअलाउड। तो लिखेंगे परचेजेस मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000, 10,000 के ऊपर कैश में जो परचेज है तो पूरा का पूरा डिसअलाउड, तो 40,000 पूरा का पूरा डिसअलाउड रहेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर एफ देख लो, प्रोपराइटर खुद को सैलरी दे रहा है, प्रोपराइटर खुद को किसी भी नाम से सैलरी देगा, तो लिखेंगे सैलरी टू प्रोपराइटर, प्रोपराइटर खुद को किसी भी नाम से पेमेंट करेगा वो डिसअलाउड रहेगा। तो सैलरी टू प्रोपराइटर 24,000 ये भी डिसअलाउड रहेगा। सैलरी टू प्रोपराइटर 24,000 ये भी डिसअलाउड रहेगा। और इसके अलावा परचेज के अंदर हमने गलती से साइंटिफिक रिसर्च एसेट दिखा रखा था, परचेज के अंदर आता है सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स, साइंटिफिक रिसर्च एसेट एसेट नहीं आता है परचेज के अंदर, तो परचेज हमने ज्यादा दिखा दिया, इसके कारण नेट ग्रॉस प्रॉफिट कम है, नेट प्रॉफिट भी कम है, तो नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा। तो लिखेंगे परचेज ऑफ
साइंटिफिक रिसर्च एसेट इंक्लूडेड इन परचेजेस, इंक्लूडेड इन परचेजेस 70,000। इसके अलावा अभी तक एडजस्टमेंट नंबर ए को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, बी को कंसिडर नहीं किया, सब बाद में कंसिडर करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है, एफ हो चुका है और जी एक बार के हो गया है। जी को दोबारा से कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा पीएल में और कुछ नहीं दिख रहा है जो डिसअलाउड रहेगा एक्सपेंस के साइड में, डेबिट साइड में। तो बस इन सबको ऐड करके आउटर में निकालो, ऐड करो सबको। 20,500, 28,500, 48,500, 55,500, 63,500, 65,500, 70,500, 70,500, 1,10,500, 1,34,500 और 70,000, 2,04,500 टोटल अमाउंट, 2,04,500। तो 2,04,500 और 1,20,000 हो जाएगा 3,24,500। इस 3,24,500 के सामने कुछ नहीं लिखना है। ये जो 3,24,500 आया इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। हाँ तो वही बात है, कुछ लिख देंगे कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। सेकंड कॉलम में फिलहाल इसका अमाउंट को रखेंगे। तो इसको एक बार मिटा के ऊपर लिख देते हैं 3,24,500। अब वो इनकम को कंसिडर करेंगे जो पीएल में क्रेडिट तो हुआ था बट इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। ऐसा इनकम जो पीएल में क्रेडिट हुआ था बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, उसको क्या कर देंगे लेस। तो लिखो लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, लेस इनकम credited to PL but not taxable under this head, not taxable under this head। ऐसा इनकम जो पीएल में क्रेडिट तो हुआ था बट इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, चाहे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हो चाहे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हो, दोनों टैक्सेबल है। बट किस हेड में टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेस। ये अदर सोर्सेस हेड का इनकम है और हमने इसको पीजीपीपी में इंक्लूड किया था, इसको यहां से क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो लिख देंगे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इनर मोस्ट कॉलम में इसका अमाउंट दिया हुआ है 4,000। सिमिलरली देखो बैड डेट रिकवरी, क्योंकि बैड डेट प्रीवियसली अलाउड था, सॉरी डिसअलाउड था। डिसअलाउड था मतलब प्रीवियसली सरकार ने, गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं किया था बैड डेट को, बैड डेट शो करने नहीं दिया था। तो आज जब रिकवरी हो रहा है तो हम लोग भी उसको एग्जेम्प्ट रखेंगे, वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। और क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है बट फिर भी वो पीएल में नेट प्रॉफिट में एडेड है, इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो लिख देंगे बैड डेट रिकवरी ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस बैड डेट was previously disallowed, bad debt was previously disallowed, was previously disallowed। क्लियर? तो कितना अमाउंट दिया हुआ है 35,000। उसके बाद क्या लिखा है बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी जो बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अदर सोर्सेस हेड का इनकम है, उसको भी यहां से हटा देंगे। तो लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर। ये सब वो इनकम है जो पीएल में क्रेडिट तो हुआ था बट इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, 15,000।
तो पीएल का देखो क्रेडिट में और कोई इनकम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको सेपरेटली ट्रीट करना है, वो इनकम नहीं होता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं लेस नहीं करेंगे, उसको सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे। तो 4000 और 35,000 कितना 54,000 इसमें से लेस कर दो। 3,24,500 में से 54,000 लेस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 2,70,500। ये जो 2,70,500 आया, इसके सामने भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसके सामने भी कुछ नहीं लिखना है, ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल इनकम नहीं है। तो ऊपर वाला पोर्शन मिटा दे रहे हैं, तो हम लोग का आ रहा है 2,70,500। अब क्या लिखेंगे? वो एक्सपेंसेस जो अलाउड है बट डेबिटेड नहीं है पीएल में, जैसे पॉइंट नंबर बी लिखो, लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। नॉट डेबिटेड टू पीएल, वो एक्सपेंस जो अलाउड तो है बट पीएल में डेबिटेड नहीं है, जैसे पॉइंट नंबर बी डेप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल्स। डेप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल्स कितना था? 22,000 इनर मोस्ट कॉलम में। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एसेट, साइंटिफिक रिसर्च एसेट के ऊपर जितना भी हम लोग खर्चा करते हैं ना, सरकार उसको अलाउ करता है एक्सपेंस। तो ये पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट में दिया हुआ था 70,000। तो ये वो दो एक्सपेंसेस है जो अलाउड तो था बट पीएल में डेबिटेड नहीं था, इसलिए इसको हमने सेपरेटली लेस कर दिया। तो 92,000 मतलब लेस हो जाएगा, कितना आ रहा है? पॉजिटिव इनकम से लेस हो जाएगा 2,70,500 माइनस 92,000, एक्सपेंसेस को लेस कर दिए 1,78,500। क्लियर? इसके सामने भी कुछ नहीं लिखना है, क्या हुआ? 1,78,500। अब बस हमको दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है। पॉइंट नंबर ए में जो दो चीज लिखा है, एक ओपनिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूड था उसका एडजस्टमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूड था उसका एडजस्टमेंट। पहले देखते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, 10% ज्यादा था, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो अपने आप में 110 के बराबर है, लेट द ओरिजिनल वैल्यू भी 100, वो 10% ज्यादा है मतलब वो 110 के बराबर हो गया। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक भी 10% ज्यादा है मतलब वो 110 के बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक क्योंकि ज्यादा दिखा दिए थे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया होगा? कम। और क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कम था तो नेट प्रॉफिट भी कम है। तो नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,10,000। तो ये जो 1,10,000 है ये 10% ज्यादा है, मतलब ये अपने आप में 110 के बराबर है। तो 10 के बराबर कितना आ रहा है? 10,000। तो लिख देंगे ऐड, सेकंड कॉलम में ऐड ओपनिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों ऐड हो रहा है? सिमिलरली देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर 10% ज्यादा था तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा था, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है, उसको करेक्शन करने के लिए लेस कर देंगे। तो लिखेंगे लेस ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 66,000, तो ये जो 66,000 है ये 110 के बराबर है, क्योंकि 10% ज्यादा है। अगर 20% ज्यादा होता तो बेस हो जाता है 120 इंटू 20, अगर 30% ज्यादा होता तो बेस हो जाता है 130 इंटू 30, तो ये आ रहा है 6,000। 10,000 ऐड 6,000 लेस तो 4,000 ऐड, तो ये आउटर मोस्ट कॉलम में निकाल देंगे 1,82,500। ये जो 1,82,500 आया इसके सामने लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब ये हमारा पीजीबीपी का इनकम है, एक हेड का इनकम आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर? जो आउटर मोस्ट कॉलम में चला गया 1,82,500। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता कंप्यूट बिजनेस इनकम तो हमारा सम्स यहीं पे एंड हो जाता, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है टोटल इनकम, तो हमको पांचों हेड्स का इनकम या जितना हेड्स का इनकम दिया है उन सारा हेड्स का इनकम को पहले सम अप करना है, ऐड करना है, तब आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। यहां तक का हम लोग कभी सिलेबस किया हुआ नहीं है, तो आगे जो होगा वो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर भी ट्राई करेंगे उसको बताने का, जब वो चैप्टर हो जाएगा आगे चल के तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस यहां तक लिख दिए, इसके नीचे लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या खाली लिखेंगे अदर सोर्सेस, हेडिंग दे दो, इसको मिटा देते हैं, आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देते हैं 1,82,500। तो ये जो 1,82,500 आया ये हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके नीचे लिख दो, देखो हमारे पास दो अदर सोर्सेस का इनकम है, एक था बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, वो अदर सोर्सेस का इनकम है, और दूसरा था डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, वो भी अदर सोर्सेस का इनकम है। तो उन दोनों को अदर सोर्सेस हेड में दिखा देंगे, तो हेडिंग दे दिया अदर सोर्सेस, उसके अंदर में आ जाएगा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी दिया हुआ है, कितना था 4,000, सेकंड कॉलम में लिख दिए। इसके अलावा बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसिट, बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, ये दिया हुआ था 15,000। और कोई अदर सोर्सेस का इनकम नहीं है, इनकम पीएल का क्रेडिट साइड में होता है, तो 19,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो एक हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आया 1,82,500, एक हमारे पास अदर सोर्सेस का इनकम है, ना ही सैलरी हेड का कोई इनकम है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है, और ना ही कैपिटल गेन हेड का इनकम है। तो ये हमारे पास दो ही हेड का इनकम है, इन दोनों हेड्स को हम लोग सम टोटल कर लेंगे, 1,82,500 प्लस 19,000 कितना आ रहा है 2,02,500, नहीं 2,01,500, 2,01,500, 1,500, तो यहाँ लिख देंगे 2,01,500। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स में से हमारे पास दो ही हेड था, एक बिजनेस हेड और एक अदर सोर्सेस का हेड, तो दोनों को ऐड करके आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम 2,01,500। इससे हम लोग लेस कर देंगे, ये हम लोग का आगे चल के पूरा चैप्टर आएगा, डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A ऐसे लिखना है, रोमन 6 और कैपिटल A, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। नो, डिडक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, सरकार चाहता है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग टैक्सेस कम पे करें, पर सरकार हम लोग को बोलता है कि इलीगल तरीका नहीं अपनाना है, लीगल वे में हम लोग को टैक्स बचाना चाहिए। तो डिडक्शन क्या एक लीगल प्रोसीजर है टैक्स सेविंग्स करने का। डिडक्शन दो तरह से क्लेम कर सकते हैं, एक होता है पेमेंट बेस्ड, एक होता है इनकम बेस्ड। अगर हमने मान लो कि पीएम रिलीफ केयर फंड में 2 लाख रुपया डोनेशन दे दिया, तो हम पीएम रिलीफ केयर फंड में या फिर नेशनल चिल्ड्रंस फंड में, ठीक है, किसी भी ऐसा
संस्था में अगर कोई डोनेशन दे रहे हैं तो जितना डोनेशन दे रहे हैं वो जनरली क्यों बोल रहे हैं, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो जनरली जितना डोनेशन दे रहे हैं पूरा अलाउड रहता है, उसका हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो बेकार नहीं जाएगा। इससे देखो बिजनेस हाउस आगे बढ़ के डोनेशन देता है टू क्लेम डिडक्शन, तो इसको बेवकूफ थोड़ी है डोनेशन देगा, ठीक है। डोनेशन देता है अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उसका इंटरेस्ट क्या है उसमें, उसका क्या अच्छा होगा, उसका स्टेक क्या है उसमें कि उसको डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो यहाँ देखो बिजनेस ने भी दो तरह का डोनेशन दे रखा है। एक डोनेशन था फॉर पीएम केयर रिलीफ फंड या नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, और एक था नेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो डोनेशन भी हम लोग जो दे रहे हैं ना, ये भी एक होता है 100% आइटम वाला और एक होता है 50% आइटम वाला। जहां जहां पे भी वर्ड नेशनल आएगा, जहां जहां पे वर्ड पीएम आएगा, वो हमेशा 100% वाला आइटम होता है। लिस्ट बड़ा सा लिस्ट है जिसमें 30-35 आइटम दिया हुआ है। हम लोग जब इस चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे कि 80G के बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में 30-35 आइटम दिया हुआ है। तो उसका शॉर्टकट क्या है, जहां जहां पे वर्ड नेशनल आएगा, जहां जहां पे वर्ड प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो सब 100% आइटम है। तुम देखो 8,000 का जो डोनेशन दिया है वहां पे वर्ड प्राइम मिनिस्टर आया है, और 2,000 का जो डोनेशन दिया वहां पे वर्ड नेशनल आया है। तो याद रखेंगे शॉर्टकट, जहां जहां पे वर्ड प्राइम मिनिस्टर आएगा, जहां जहां पे वर्ड नेशनल आएगा, आगे चल के जहां जहां पे वर्ड चीफ मिनिस्टर आएगा, ये सब 100% आइटम होगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, 100% आइटम होगा। और जहां जहां पे राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू, तुम देखो इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके डॉटर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी। उसका बेटा का नाम क्या है, राजीव गांधी। ये तीनों कांग्रेस से था। और कांग्रेस जो है ना वो बहुत अनलकी है इंडिया के लिए। ये हिस्ट्री प्रूव करता है कि जब जब कांग्रेस का सरकार रहा है, ठीक है, तब तब इंडिया में ड्रॉट आया है, सूखा पड़ा है। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, किसी के फॉर में नहीं बोल रहे, ये हिस्ट्री है। जब जब कांग्रेस का सरकार रहा है इंडिया में, तब तब इंडिया में फेमिन आया, सूखा पड़ा है, ड्रॉट। तो हम लोग कुछ इस तरह से याद रखेंगे, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड 50% आइटम, मतलब उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो 50% आइटम है। तुमको ऐसा याद रखना है कि कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, तो ये लोग कांग्रेस का था। और कांग्रेस का जब भी नाम आएगा तो वहां पे 50% आइटम, ठीक है। ये शॉर्टकट है बस याद रखने का, ना किसी के फॉर में है ना किसी के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, वो हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। अभी तुम इतना याद रखो, जहां जहां पे वर्ड प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जहां जहां पे वर्ड नेशनल आ रहा है, वो सब 100% आइटम है। 100% आइटम मतलब जितना डोनेशन दिया उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, तो बेकार नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर में डिडक्शन। हाँ, तो एक चीज बता रहे थे, डिडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इनकम बेस्ड, एक होता है पेमेंट बेस्ड। तो पेमेंट बेस्ड तो समझ में आया कि डोनेशन दिया तो डिडक्शन क्लेम किया। इनकम बेस्ड क्या होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। हम लोग जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव करते हैं सेविंग्स अकाउंट पे, एफडी का इंटरेस्ट नहीं बता रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट पे जो बैंक इंटरेस्ट हमको मिलता है वो 10,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सपोज हम लोग को पूरा साल में बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है 12,000, तो पहले पूरा 12,000 टैक्सेबल होगा कौन सा हेड में, अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है ना, बैंक इंटरेस्ट सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। तो बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स में पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन बाद में 80 टीटीए में 10,000 का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो पहले हमने इनकम को पूरा टैक्सेबल किया, क्योंकि याद रखना हमेशा ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होता है, ताकि हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकाल सकें। और बाद में डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 10,000 का, 10,000 लेस कर देंगे, तो अल्टीमेटली टैक्सेबल कितना हुआ, 2,000। मतलब बैंक इंटरेस्ट पे हम लोग को जितना भी इंटरेस्ट मिलता है 10,000 तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं है पूरा साल का। तो यह डिडक्शन या तो पेमेंट बेस्ड हो सकता है, जैसे अभी पेमेंट बेस्ड वाला एग्जांपल दिया है, या फिर इनकम बेस्ड हो सकता है, जो कि 80 टीटीए समझाता है। तो हम लोग आगे चल के एक चैप्टर आएगा डिटेल में पढ़ेंगे डिडक्शन। अभी देख लें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तो 80G के अंदर एक आ जाएगा डोनेशन टू, क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स। देखो ड्रॉट वर्ड आया है,
तो डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स, ड्रॉट, ड्रॉट वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये फेमिन के बारे में बता रहा है, जो कि 50% आइटम में आता है। ड्रॉट रिलीफ फंड, तो इसका अमाउंट कितना था? 8,000। तो 8,000 का 50% जो कि हो जाएगा 4,000, फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। और दूसरा वाला आइटम वो पूरा 100% रहेगा, बुक में 50% गलत दिया, वो पूरा 100% रहेगा। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रंस रिलीफ फंड जो लिखा है वो पूरा 100% रहेगा। डोनेशन टू नेशनल, क्या लिखा? नेशनल चिल्ड्रंस रिलीफ फंड लिखा है ना, चिल्ड्रन फंड। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, ऐसे करके देखो 30-32 तो आइटम है, पूरा लिस्ट बना के दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो चैप्टर जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कितना अमाउंट है इसका? 2,000। और कोई डिडक्शन है नहीं, तो 6,000 यहां से हम लोग लेस कर देंगे। बैलेंस जो बच जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का टोटल इनकम, दैट इज टैक्सेबल इनकम। अगर हमको एग्जाम में ना इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने बोलेगा तो हम लोग यहीं पे रोक देंगे आंसर को। और टोटल इनकम जो कि कभी बोलेगा नहीं, ये बस सम्स में सिखाने के लिए सिखाया जा रहा है। ये हम लोग का सेमेस्टर 5 का टॉपिक है टोटल इनकम। 2,01,500 माइनस 6,000, 1,95,500। सम्स कंप्लीट।